हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की प्रश्नावली नंबर 1। कक्षा 12 में मैथ विषय की प्रश्नावली नंबर 1 की बात करेंगे और प्रश्नावली नंबर 6 की बात करेंगे। देखिए, आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करवा देता हूँ। सवाल लगभग ऐसे ही आने हैं इसमें। तो देखिए, प्रश्नावली नंबर जो पहली है उसका सवाल नंबर 6 है। 1.1 का उदाहरण नंबर 6 है। यहां पर आपको सातचर्य नियम की पालना करवानी है। यह सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको संयुक्त फलन निकालना मैं आपको यहां से सिखा दूंगा। संयुक्त फलन का सवाल पक्का आएगा यहां से। देखिए, पहले आपको इसके लिए संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। पूरी प्रश्नावली का साल यहां पर मिलेगा आपको। देखिए, संख्याओं का ज्ञान आप n जानते हो। n क्या है? नेचुरल नंबर। 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम n कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने w सुना होगा, होल नंबर, ठीक है। तो जब 0 मिल जाता है, इसमें n में 0 मिल जाता है तो ये 0 से अनंत तक हो जाती हैं और इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद में देखिए, अब देखिए आप n है वो w का क्या है? n w का उप समुच्चय है। देखिए, n के सभी अवयव w के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। ये बात आपको समझनी है। n w z होता है माइनस अनंत से अनंत। इसका मतलब n भी z का उप समुच्चय है, W भी Z का उपसमुच्चय है। और कभी कभी इसमें Z 0 लगा देते हैं, इसका मतलब 0 नहीं है, बाकी सभी है माइनस अनंत से अनंत। उसके बाद में आपने Q पढ़ा होगा। क्या होता है Q? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q रूप में लिख सकते हैं और Q 0 नहीं हो सकता, तो उनको हम परिमेय संख्या Q से नोट दिखाते हैं, ठीक है। ये आपने सुना होगा। R आपने सुना होगा। R मतलब वास्तविक संख्याएं। इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं, ये वास्तविक संख्याएं। ऐसे आपने C सुना होगा। C क्या है? सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। तो इनके बारे में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही ओड इवन के बारे में आपने सुना होगा। यदि Z प्लस लगा दे, इसका तात्पर्य क्या है? केवल धनात्मक संख्याएं। तो ये आपका अच्छा ज्ञान होगा तो वो सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। संयुक्त फलन पहली प्रश्नावली आपकी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, हम संयुक्त फलन ज्ञात करते हैं। संयुक्त फलन कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, अब हम इसको सभी एंगल से, इस सवाल को सभी एंगल से करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हमें जो सवाल दिया है वही आंसर निकालना है। आपका दिमाग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ऐसे तरीके से करेंगे। देखिए, हम पहले यदि फोग लिखते संयुक्त फलन, ठीक है, फोग एक्स लिखते, तो आप देखिए क्या ये परिभाषित है कि नहीं है? ये परिभाषित कैसे होगा? देखिए, जो जी है ना आपका जी, इसका आपको परिसर देखना है। परिसर देखना है तो इसका परिसर क्या है? देखिए, जी का परिसर क्यों है? ये पहला प्रांत और दूसरा सह प्रांत, मतलब परिसर भी बोलते हैं उसको, क्योंकि परिसर सह प्रांत का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो आप देखिए, इस परिसर, इसकी परिसर और इसका क्या? प्रांत। तो इसका प्रांत क्या है? देखिए, इसकी परिसर क्या है? Q, और इसका प्रांत क्या है? N। Q है वो n का उप समुच्चय होना चाहिए, मतलब Q के सभी अवयव n के अंदर आने चाहिए। क्या आ रहे हैं? देखिए, Q बड़ी संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं, n केवल धनात्मक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये फोग परिभाषित नहीं है। फोग परिभाषित नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो हम बात करते हैं फिर गोफ की। तो गोफ की बात करते हैं। तो देखिए, क्या गोफ परिभाषित है? देखिए, बात करते हैं ऐप की। तो ऐप का आपको देखना है परिसर। तो ऐप का परिसर क्या है? ऐप का परिसर है Z0। बात करते हैं जी की। तो जी का प्रांत क्या है? Z0, प्रांत है Z0। अब आप देखिए, क्या ये इसका उपसमुच्चय है? हाँ जी, ये उपसमुच्चय है। इसका मतलब ये परिभाषित है। तो इसका मतलब गोप परिभाषित हो गया। किससे किस में परिभाषित हुआ गोप? अब देखिए, किससे किस में परिभाषित हुआ? एफ आपने लिया ना, इसका आपने परिसर ले लिया है, तो इसका हम प्रांत लिखेंगे। ये परिभाषित हुआ एन से। किसमें? देखिए, इसका प्रांत आपने ले लिया है तो इसका परिसर लिखेंगे। तो गोप परिभाषित हुआ किससे? एन से क्यू में। ये एक संयुक्त नया फलन बन गया। अब इसके साथ हम किसी तीसरे का संयुक्त फलन निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये है संयुक्त फलन, ये परिभाषित नहीं है, ध्यान रहे। आप ऐसे नहीं हो कि संयुक्त फलन आपको निकालना दिया गया हो पेपर में और आप निकाल के आ जाए जबरदस्ती और वो परिभाषित ही ना हो। तो ये पहले आपको नोट कर लेना कि आपका जो संयुक्त फलन है, क्या वो परिभाषित है? वो अस्तित्व रखता है? नहीं रखता है तो आपको नहीं निकालना है, रखता है तो ही निकालना है। क्या परिभाषित हुआ? गोफ। कैसे पता चला गोफ परिभाषित है? देखिए,
एफ का परिसर Z0, जी का प्रांत Z0, उप समुच्चय हो गया। और कहां से परिभाषित हुआ? एन से क्यू में, एन से क्यू में परिभाषित हुआ। हम लिखेंगे कैसे? देखिए जी, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू देखिए आप, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x। जहां जहां जी में x है वहां पर आपको 2x रखना है। तो कितना आ गया? 1/2x। ये आपकी समीकरण नंबर 1 आ गई। ऐसे ही अब देखिए गोफ है वो इस H के साथ किस प्रकार संयुक्त होगा? देखिए इसका परिसर, देखिए इसका परिसर क्या है? Q, और इसका प्रांत क्या है? Q। इसका मतलब ये आगे आएगा, क्योंकि जो आगे लिखा जाता है उसका परिसर लेते हैं और जो पहले लिखा जाता है उसका प्रांत लेते हैं। तो ये परिभाषित होगा HO, ठीक है, GOF, गोफ, ठीक है। तो मतलब ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। इसका परिसर क्या है? देखिए क्या है? Q, और इसका प्रांत क्या है? Q। उपसमुच्चय हो गए। और किस से किस में परिभाषित हुआ? आप लिख दीजिए। तो किस से किस में हुआ? N से R में, N से R में। इसको कैसे सोल्व करेंगे? H, ठीक है, HOFOGX, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है वो लिख देंगे। देखिए 4 की वैल्यू कितनी है? 1/x, तो आप 1/2x है तो 1/2x लिख देंगे। अब देखिए आपको H में जहां x है, जहां x है वहां पर क्या रखना है? 1/2x। तो ये हो गया e की पावर 1/2x। ये समीकरण नंबर आपके क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये आपका बना। अब हम दूसरे तरीके से, अब किन दो का संयुक्त हो सकता है? इनमें देखिए जरा, इन दो में या इन दो में किसी में भी देखिए आप किसका संयुक्त हो रहा है। इन दो में देख लीजिए पहले, ठीक है। तो आप देखिए इसका जो परिसर है वो इसके प्रांत का क्या है? उप समुच्चय है। इसका मतलब HOG, होग का अस्तित्व है। समझ रहे हैं आप? होग का अस्तित्व है, क्योंकि G का परिसर H के प्रांत का क्या है? उप समुच्चय है। Q का उप समुच्चय होता है। और किस से किस में परिभाषित होगा? Z0 से R में परिभाषित होगा। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? H, ठीक है, GX की वैल्यू कितनी है? GX की वैल्यू 1/x, ठीक है। जहां जहां फलन में H में जहां x है वहां 1/x रखेंगे। क्या आ जाएगा? e की पावर 1/x। ये समीकरण नंबर आपकी 3 होगी। देखिए अब ये फलन आपका हो गया Z0 से R में, Z0 से R में। अब देखिए इसके साथ f को हमें संयुक्त करना है। f आगे लिखा जाएगा या पहले लिखा जाएगा? इसका परिसर आप देखिए क्या है? R है, और उसका प्रांत देखिए क्या है? N है। इसका मतलब R N का उपसमुच्चय नहीं होता। इसका मतलब ये आगे तो नहीं लिखा जाएगा। तो उसको देख लीजिए, उसका जो परिसर है वो Z0 है और इसका प्रांत क्या है? Z0 है। इसका मतलब आगे वो लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? HOG, ठीक है, OFX, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। किस से किस में परिभाषित होगा? देखिए F का हम क्या लेंगे? प्रांत लेंगे तो N, और इसका क्या लेंगे? परिसर लेंगे तो N से R में परिभाषित होगा, N से R में परिभाषित होगा। कैसे सोल्व करेंगे? HOG, ठीक है, FX, जो आपका FX है, FX की वैल्यू देखिए क्या है? 2x है। तो आप HOG में यहाँ पर 2x लिख दोगे। तो जो होग है आपका उसमें x के स्थान पर आपको क्या रखना है? 2x रखना है। तो 2x रखेंगे तो e की पावर क्या आ जाएगा? 1/2x। और ये समीकरण नंबर 4 हो गई। अब आप देखिए समीकरण 2 और 4 से देखिए, समीकरण 2 है 4 से, ठीक है। आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं आराम से कि ये परिभाषित है, क्योंकि इसका परिसर इसके प्रांत का क्या है? उपसमुच्चय है, अतः N से R में परिभाषित है। ऐसे आप लिख सकते हैं, समझा सकते हैं आराम से। परीक्षा में इतना समय नहीं मिलता। तो क्या हुआ कि HOGOF, ठीक है, X इक्वल है किसके? HOG, ठीक है, OFX की। तो ये आपका साहचर्य नियम की पालना होगी। देखिए संयुक्त फलन में क्रमविनीय नियम की पालना नहीं होती, लेकिन साहचर्य नियम की पालना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्रमविनीय नियम में से गोफ है तो फोग इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हो भी सकता है और नहीं हो सकता। इसका मतलब क्रमविनीय नियम की पालना नहीं होती। मतलब गोफ ऑफ एक्स, फोग ऑफ एक्स,
नॉट इक्वल टू, कर्म विनियन नियम की पालना नहीं होती, आप ये ध्यान रखें। कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ सकता है जीओजी गोग निकालना, तो कैसे लिखेंगे जी, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ सकता है गोग एक्स, तो आप कैसे लिखेंगे जी ऑफ एक्स। देख लीजिए आप, जैसे आर से आर में हो, इसमें तो नहीं हो सकता क्योंकि आप इसमें देखेंगे जी से जी का क्या परिसर क्या है, क्यू है, इसका प्रांत क्या है, Z0 है, तो क्यू Z0 का क्या उपसमुच्चय है, नहीं है। लेकिन यदि आर से आर में हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जब आप फलन यहाँ निकाल लेंगे, जैसे ये आपने फलन निकाल लिया और यहाँ पर आपको दे देगा कि टू, तो x की जगह आपको 2 रखना है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 1/4 हो जाएगा। ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। संयुक्त फलन का सवाल निश्चित रूप से आएगा, चाहे 1 नंबर में आ जाए चाहे 2 नंबर में आ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, बहुत आसान होता है। पहली प्रश्नावली का एक और शानदार सवाल, इस सवाल में सब कुछ पूछा है। यदि f r से r है, ठीक है, ये इसका प्रांत हो गया, इसका सहप्रांत हो गया, fx फलन क्या दिया है, x की क्यूब -3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान है। देखिए 1-2 नंबर का सवाल ये अलग से बन सकता है, क्योंकि इस प्रश्नावली से 1+2 दो सवाल आने हैं, 1+2 के, तो 2 नंबर का सवाल बन गया। एफ इनवर्स का सूत्र याद कीजिए, आपको फलन दे दे और एफ इनवर्स का सूत्र पूछ सकता है, ये 1 नंबर का, और एफ इनवर्स 24, एफ इनवर्स 5, ऐसे करके 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है। ये पिछली साल भी आया था और उससे पिछली साल भी आया हुआ सवाल है। तो इस प्रकार से आपको इसमें 3 सवाल जो बन सकते हैं, सभी सवाल सभी एंगल से। तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यदि आपको एफ इनवर्स विद्यमान है, इसकी जांच करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम पहले एकेकी सिद्ध करते हैं। देखिए एकेकी क्या होता है, ठीक है, 1-1 फंक्शन क्या होता है, देखिए ये इसका है प्रांत और ये है इसका सहप्रांत। प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। ऐसे फलन को हम एकेकी फलन बोलते हैं, ठीक है। तो एकेकी फलन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने माना x1 और x2 दो संख्याएं हैं जो किससे लिए हमने, r कौन से प्रांत से। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ दोनों r है, हमने प्रांत से 2 संख्याएं ली हैं, x1 और x2 हमने फलन में रखा। तो f(x1) की जो वैल्यू है, ये देखिए f(x1), इसका मतलब ये सहप्रांत का कोई मान है, तो क्या आया x1 की क्यूब -3, ठीक है। f(x2) ये क्या आया, x2 की क्यूब -3, ये आ गया। अब देखिए ये किसके मान है, सहप्रांत के हैं। यदि हम इन दोनों को बराबर रख दें तो ये दोनों भी बराबर आने चाहिए, क्योंकि एक का एक के साथ ही प्रतिबिंब बन सकता है, तभी एक ही होगा। तो हमने रख दिया f(x1) = f(x2), तो हमने बराबर रख दिया। बराबर रखा तो आप देखिए x1 की क्यूब -3, x2 की क्यूब -3, -3 से -3 कट गया, x1 की क्यूब बराबर है x2 की क्यूब के। देखिए क्यूब बराबर होगी तो संख्याएं भी बराबर होंगी। जैसे 2 का क्यूब 8 है तो 2 का क्यूब भी 8 होता है, -2 का क्यूब 8 नहीं होता। हाँ, यदि यहां पर स्क्वायर होता तब जरूरी नहीं हो बराबर हो, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो स्क्वायर में ये एक ही नहीं होता, लेकिन क्यूब में ये एक ही है, क्योंकि क्यूब तभी बराबर होती है। x1 = x, आप लिख दिए किसी संख्या का घन बराबर हो तो निश्चित ही संख्याएं भी बराबर होंगी, ये बात होगी। ये आपका एकेकी फलन आ गया। अब देखिए हम बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक का मतलब क्या है, देखिए आच्छादक का मतलब क्या है, देखिए ये आपका प्रांत हो गया, ये आपका सहप्रांत हो गया, ठीक है। तो इस सहप्रांत के जो सभी जितने भी अवयव है ना, उनका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए।
इसका मतलब यहां वाले कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, उसका पूर्व प्रतिबिंब होगा। इसका मतलब सहप्रांत किसके बराबर हो जाएगा? सहप्रांत बराबर हो जाएगा किसके? परिसर के। यदि सहप्रांत बराबर हो जाए परिसर के तो वो फलन आच्छादक होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है। हमने मान लिया, माना fx बराबर क्या? y। तो देखिए fx बराबर y, तो x बराबर क्या आ गया? इधर ले जाएंगे तो f इनवर्स y। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर एक कह दें, ठीक है। अब आप देखिए आपको fx बराबर दिया क्या है? fx बराबर दिया क्या है? fx बराबर आपको दिया है x की क्यूब माइनस 3 और fx को आपने क्या मान लिया है? y। तो y बराबर x की क्यूब माइनस 3। आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है जिससे ये दोनों बराबर हो जाए और हमें फलन यहां पर पहुंच जाए हम, क्योंकि ये x है तो ये y है, हम यहां पर पहुंच जाए। तो आप देखिए हम इसको इधर ले तो x की क्यूब बराबर क्या हो गया? y प्लस 3, ठीक है। दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो x बराबर क्या आ गया? y प्लस 3 की पावर 1/3, ठीक है। हमने घात 3 का भाग दे दिया। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व है 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए आप f इनवर्स y बराबर क्या आ गया? y प्लस 3 की पावर 1/3। अब आप y की वैल्यू रख दीजिए। y f इनवर्स y की वैल्यू कितनी है? x की क्यूब माइनस 3, ठीक है। और यहां पर y की वैल्यू रख दीजिए x की क्यूब माइनस 3 प्लस 3 की पावर 1/3। ये इससे कैंसिल हो गया। x की क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x आ गया। आप देखिए आपने y की वैल्यू रखी तो आपके पास y की वैल्यू रखी तो आपके पास क्या आ गया है? x आ गया है। इसका मतलब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में क्या है? पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। इसका मतलब सहप्रांत बराबर है किसके? परिसर के, परिसर के। इसका मतलब फलन कैसा है? फलन एकेकी आच्छादक है। फलन कैसा है? एकेकी आच्छादक है। ये आगे कह रहा है कि f इनवर्स का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए f इनवर्स का सूत्र ऐसे ज्ञात होता है, सेम टू सेम यही है। तो देखिए जब आप f इनवर्स का सूत्र निकालना हो तो वैसे ही लिखेंगे, माना fx बराबर क्या? y। तो x बराबर क्या आ गया? f इनवर्स y, ठीक है। और fx हमें सवाल में क्या दिया है? x की क्यूब माइनस 3। तो fx को हमने y रखा है, y। तो x की क्यूब माइनस 3। तो यहां देखिए आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा? y प्लस 3 की पावर 1/3। इन दोनों को बराबर रख दीजिए तो f इनवर्स y बराबर क्या आ गया? y प्लस 3 की पावर 1/3। अब स्वैच्छिक अचर में लिखेंगे तो x लिखेंगे तो x प्लस 3 की पावर 1/3। ये आपका क्या आ गया? f इनवर्स का सूत्र आ गया, ठीक है। अब आपको f इनवर्स 24 का मान याद करना है। f इनवर्स 24 x के स्थान पर 24 रखना है। तो 24 प्लस 3 की पावर 1/3 तो कितना हो गया? 27 की पावर 1/3। आपको पता 27 कितना हो? 3 की पावर 3 1/3। तो ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसे ही आपको f इनवर्स 5 का मान याद करना है। तो 5 प्लस 3 की पावर 1/3। 5 कितना होता है? 5 प्लस 3 8। तो 8 मतलब 2 की पावर 3 की पावर 1/3। तो ये इससे कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 2। आपसे 1 नंबर में यदि सवाल पूछे तो आपको ये f इनवर्स x का सूत्र निकालने का समय नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे? आपको f इनवर्स 24 निकालना है। तो आपने f इनवर्स 24 बराबर y मान लिया, ठीक है। कोई वैल्यू आएगी y मान लिया। इसको इधर ले जाइए तो fy बराबर कितना हो गया? 24 हो गया। तो fx यहां इसको आप यहां पर x रखेंगे, ठीक है। तो वो 24 ही है, कोई बात नहीं। तो x की क्यूब माइनस 3 इसके बराबर में कितना है? 24। या x मान लीजिए, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो x मान लीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा? fx बराबर 24 हो जाएगा, ठीक है। fx बराबर 24। तो अब fx की वैल्यू रखिए, x की क्यूब माइनस 3 बराबर 24, ठीक है। तो आप देखिए क्या आ गया? x की क्यूब उधर चला गया, 24 प्लस 3 27, x की क्यूब 3 की क्यूब, तो x बराबर कितना आ गया? 3। तो x वैल्यू किसकी थी? देखिए f इनवर्स 24 की। तो f इनवर्स 24 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो जब आपसे 1 नंबर में पूछे तो, ठीक है। यदि पूर्णांकों के समूह से z में एक संक्रिया स्टार a स्टार b a प्लस b प्लस 1, ठीक है,
संक्रिया किससे है, जेड में है, पूर्णांक संख्या में। और संक्रिया क्या है कि ए स्टार बी, मतलब ए स्टार बी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में एक स्टार लगा है, ठीक है। तब हम उसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस 1 लिखना है। ऑल ए बी अपसाइलन जेड, जो भी ए बी अवयव है वो किससे लिए गए, जेड से। हमें क्रम विनिमय साहचर्य सिद्ध करना है, तत्समक अवयव ज्ञात करना और प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखिए सभी सवाल क्रम विनिमय की बात करते हैं। क्रम विनिमय देखिए दिया क्या है, दिया गया है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 है, ठीक है। ये तो हमें पता है, ये आपके समीकरण नंबर। हम यदि बी स्टार ए करें तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस ए प्लस 1 लिखेंगे, ये इसको। लेकिन आपको पता है योग में ए प्लस बी बराबर होता है किसके, बी प्लस ए के। योग में क्रम विनिमय नियम की पालना होती है, तो हम उसको ए प्लस बी प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये समीकरण नंबर 2। तो आप देखिए बी स्टार ए और ए स्टार बी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो ए स्टार बी इक्वल आ गया किसके, बी स्टार ए के। यह आपके क्रम विनिमय नियम की पालना होगी। ऐसे सवाल है, नॉर्मल सवाल है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। साहचर्य, साहचर्य में क्या सिद्ध करना होता है कि ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार स्टार सी के। ये हमें मान लो सिद्ध करना है, ठीक है। ये जो ए बी सी तीनों है ना, अपसाइलन क्या है, जेड। तो ए स्टार बी, जैसे आपको पहले मान लो यहां पर ज्ञात करना है ए स्टार सी, तो ए स्टार सी बी स्टार सी ज्ञात करना है, यहां पर बी स्टार सी। तो क्या लिखेंगे, बी प्लस सी प्लस 1। अब जो ये आ गया है, ये जो आ गया है ना आपका, इसके साथ ए का स्टार ज्ञात करना है। तो ए स्टार, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, बी प्लस सी प्लस 1। अब देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है, पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव प्लस 1। तो यहां क्या लिखेंगे, पहला अवयव ए है, दूसरा अवयव क्या है, बी प्लस सी प्लस 1 है, और फिर एक जोड़ेंगे तो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 आ गया। ये समीकरण नंबर होगी आपकी 3। ऐसे ही ये ए स्टार बी तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस 1 लिखेंगे। ए स्टार बी बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस 1। अब हम इसका सी के साथ ए प्लस बी प्लस 1 स्टार सी, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी। तो इसको सोल्व करेंगे, प्लस 1, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो ये समीकरण नंबर 4 होगी। समीकरण 3 वह है 4 से। देखिए समीकरण 3 और 4 से क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी है, वो इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है। तो कौन से नियम की पालना होगी, साहचर्य नियम की पालना होगी। अब हमें ज्ञात करना तत्समक अवयव, तत्समक अवयव ज्ञात करना है। देखिए हमने मान लिया, माना तत्समक अवयव क्या है, ई है। ये मान लिया कि हमने तत्समक अवयव ई है, ठीक है। अब देखिए तत्समक अवयव का मतलब क्या है कि आप यदि संक्रिया लगाते हैं तो आपके पास वही आ जाना चाहिए। जैसे आप ए स्टार ई लगाएंगे तो ए आना चाहिए आपको, तो ये ई है ना, वो ए का तत्समक अवयव हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ए स्टार ई में लगाएंगे तो ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ए। तो ए से ए कट गया, तो ई बराबर देखिए क्या आ गया, -1। और -1 आपको पता है अपसाइलन जेड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका तत्समक अवयव जो आपकी सक्रिया है जेड में परिभाषित है, उसमें ये है, हो गया तत्समक अवयव। अब आपको ज्ञात करना है प्रतिलोम। प्रतिलोम, प्रतिलोम देखिए माना प्रतिलोम अवयव क्या है, x मान लिया हमने। तो प्रतिलोम का मतलब क्या है कि आप a स्टार x लगाओगे तो आपके पास e आना चाहिए, e तत्समक अवयव आना चाहिए। तो a का प्रतिलोम x हो जाएगा और x का प्रतिलोम a हो जाएगा, मतलब a इनवर्स
ए इनवर्स जो है। तो ए स्टार एक्स, तो ए प्लस एक्स प्लस 1 संक्रिया लगा दी इसमें। ई की वैल्यू कितनी है? -1, ठीक है। तो ए प्लस एक्स प्लस 1 ये -1। अब देखिए आपको किसकी वैल्यू याद करनी है? एक्स की। तो एक्स बराबर देखिए ये कितना हो गया? -2 और ये -a। तो एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस कॉमन ले लिया तो 2 + a आ गया। मतलब ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बाहर है पूरे के 2 + a, ये आपका प्रतिलोम अवयव आ गया। तो ये भी आपसे अलग से, ये 2 अलग पूछे जा सकते हैं, वो 2 अलग पूछे जा सकते हैं। ऐसे सवाल है आपके इस। देखिए इस प्रश्नावली में एक ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है सत्यता सारणी का। हम सत्यता सारणी बनाते हैं। देखिए क्रॉस में दी है ये, गुणा में। देखिए ये वैसे तो इसको मॉड्यूल से हल करेंगे तो काफी समय लग जाता है। देखिए 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया? 1 का ओमेगा से संयुक्त फलन निकालना होता है इनमें, लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर, इसको करेंगे तो ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर ओमेगा स्क्वायर को 1 से ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब और उसकी वैल्यू 1। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा की पावर 3 गुणा ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 3 1 हो गया, गुणा ओमेगा तो ओमेगा आ गया ओमेगा। ये आपकी सत्यता सारणी बन गई। ऐसे देखिए +4 में दिया है एक सक्रिय है जिसमें 4 अवयव है, 0 1 2 3 4, और प्लस में दिया है तो 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा? 1 2, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर देखिए 4। इसमें 4 नहीं है तो वापस रिपीट कहां से शुरू हो जाएगा? 0 से। 2, ठीक है, 3, 4 नहीं है तो 0 से शुरू हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 और 3 5, तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही ये 3 है और ये 3 1 4, तो 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ये आपका सत्यता सारणी का सवाल हो गया। ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो ये आपकी पहली प्रश्नावली की सारी प्रॉब्लम होगी। सवाल इससे मिलता जुलता ही पूछा जाएगा आपसे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अब ऐसा नहीं है कि आप सारे सवाल निकाल लेंगे, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का समय है।